students, I'm again back with part 2 of chapter number 1, the Harappan Civilization. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with origin of the civilization. अब हम देखेंगे कि इस civilization का origin कैसे हुआ. बेटा इस civilization के origin की बहुत सारी theories हैं. Several theories are there which talks about the origin of Indus Valley civilization और Harappan civilization. ठीक है बात. तो हमने इन थ्योरीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. पहली कैटेगरी कहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी उसका फॉरेन ओरिजिन था, और एक थ्योरी कहती है नहीं भैया इसका ओरिजिन इंडिजिनस था, भारत में ही जन्मी, भारत की ही सिविलाइजेशन थी. और कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 ये भारत की नहीं थी, इंडिया की नहीं थी. अब अगर हम फॉरेन ओरिजिन की बात करें तो कुछ स्कॉलर्स का बिलीव है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि लार्ज स्केल पे सडन माइग्रेशन हुआ लोगों का. ठीक है, विद इन अर्बन सिविलाइजेशन टू इंडस वैली. एक ऑलरेडी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वहाँ के लोगों ने माइग्रेट किया और वो इंडस बेसिन में आ गए. ठीक है बात, समझ में आ रही बात. मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह सिविलाइजेशन थी जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, यहाँ के लोगों ने इंडस रिवर के बैंक पे माइग्रेट किया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर रहने लगे और फिर यहाँ पर इस सिविलाइजेशन को हम हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वाली सिविलाइजेशन कहने लग गए. इतनी बात क्लियर है क्या? ये जो स्कॉलर हैं ये मानते हैं कि ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ना ये ऑफशूट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का. मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन की नई सिविलाइजेशन नहीं है भैया, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसी का ऑफशूट है. मतलब मेसोपोटामिया के लोग माइग्रेट करके इंडस के बेसिन में आ गए थे. पर जब हमने एक्सकवेशन स्टार्ट किए हरप्पन साइट्स पे तो हमें पता चला कि नहीं, बहुत बेसिक स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस हैं दोनों सिविलाइजेशन में. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अलग है, हरप्पन सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग है. कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते थे कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा डेवलप हुई, इतनी ज़्यादा प्लान थी, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, तभी हरप्पन सिविलाइजेशन अपनी अर्ली स्टेज से मैच्योर फेस में आ पाई, क्योंकि मेसोपोटामियन के साथ जब ये ट्रेड करते थे तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख लेते थे. पर ये थ्योरी भी कम्प्लीटली रिजेक्ट की है कुछ हिस्टोरियंस ने. किस ग्राउंड पे? कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है मेसोपोटामियम और हरप्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड का. कब? जब हरप्पन सिविलाइजेशन अपने इनिशियल फेज में थी. हाई बात समझ में. देखो हुआ क्या, आप लोग क्या बोल रहे हो, हरप्पन सिविलाइजेशन जब इनिशियल फेज में रही होगी तभी किसके कांटेक्ट में आए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आए और इस कांटेक्ट की वजह से ये मैच्योर फेज में आ गया, डेवलप कर गई. पर जब हरप्पन अपनी इनिशियल फेज में थी तब ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिले हैं कि ये ट्रेड करते होंगे किससे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से. क्लियर है? एक बार फिर से देखो को. कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये एक्सिस्टेंस में तब आई तब सडन माइग्रेशन हुआ. कहाँ से कहाँ माइग्रेशन हुआ? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे वो इंडस की तरफ माइग्रेट किए और यहीं पे उन्होंने बनाई फिर हरप्पन सिविलाइजेशन. और जब हमने एक्सकवेशंस किए, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की तो हमें ऐसा कोई कनेक्शन मिला नहीं. हमने ये देख लिया कि नहीं भैया दोनों सिविलाइजेशन में बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो ये एक तो नहीं हो सकता. कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि भाई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की वजह से ये हरप्पन इतने ज़्यादा एडवांस हुए, अर्ली स्टेज से मैच्योर फेस में आए. पर ये थ्योरी भी रिजेक्ट होती है किस ग्राउंड पे? दैट नो एविडेंस ऑफ ट्रेड विथ मेसोपोटामियन ड्यूरिंग द अर्ली हरप्पन पीरियड हैज़ बीन फाउंड. क्लियर है? चले आगे. चलो अब हम इंडिजिनस ओरिजिन की बात करेंगे. तो जो रिसेंट रिसर्च हुई है उससे पता चला है कि भाई जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसकी रूट्स इंडिजिनस ही हैं, इंडिया से ही ये सिविलाइजेशन बिलोंग करती है. इसकी रूट्स जो है वो इंडियन सॉइल में ही मिलती हैं. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, कुछ हिस्टोरियंस का मानना तो ये भी है कि ये जो अर्बन हरप्पन कल्चर है ये आउट ग्रोथ है एग्जिस्टेंस लोकल विलेज कल्चर का. आज भी हम लोग देखते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग गांव में रह रहे होते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर को मेन ऑक्यूपेशन की तरह करते हैं, फिर उन्हें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वो शहर में आ जाते हैं. तो ठीक है, जब
फिर कहीं फैक्ट्री वगैरह बनने लगती है तो नए नए शहर बनने लगते हैं। तो शहर में जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं किससे ही डिराइव किया गया है, विलेज कल्चर से ही डिराइव किया गया है। तो जो इंडिजिनस हिस्टोरियन है उनका मानना है कि जो हड़प्पन कल्चर है वो आउट ग्रोथ ही है एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर का। आज भी हम वही देखते हैं कि अगर कोई बेटा बिहार के विलेज से मुंबई या दिल्ली में जाता है तो आप लोग देखना वहाँ पर भी वो छठ पूजा करता है, या वहाँ पर वो छठ पूजा नहीं कर पाता है तो वो अपने घर वापस आता है। ठीक हुई बात। और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर नंबर ऑफ़ बिहारी मतलब बिहार के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट खुद उनके लिए प्रॉपर वो छठ पूजा का प्रिपरेशन करके देती है ना? चलो, ऐसे ही बहुत सारी प्रथाओं के लिए होता है, पर ये मुझे कॉमन पता था इसलिए मैंने बता दिया। ये जो कल्चर है प्रोबेबली कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्रोथ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, इसके साथ हम ये भी मान लेते हैं कि कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस भी रहे होंगे। हमारा जो मेसोपोटामियन के साथ कॉन्टैक्ट रहा उसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। हम एक सिरे से इसको नकार नहीं रहे हैं। ये जो हिस्टोरियंस हैं ये सिमिलैरिटीज़ देखते हैं प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स में। ठीक हुई बात। तो वो हिस्टोरियन जो कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डीप रूट्स इंडिया में ही हैं, ये इंडिया का ही सिविलाइजेशन है, ये ऑफशूट नहीं है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। वो लोग देखते हैं कि प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन कल्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी जो हमने कोट दीजी में देखी, अमरी में देखी, कालीबंगा में देखी। जैसे ग्रेनरी हमें दोनों जगह मिली है, प्री हड़प्पन में भी प्रोटो हड़प्पन में भी। डिफेंसिव वॉल मिली है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मिला है इन सेटलमेंट्स में। ठीक है, तो इससे हिस्टोरियंस का कहना ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ से ही इवॉल्व हुई है, बिल्कुल आज की तरह। देखो, पहले अगर हम बात करें 50s तक की बात कर ले या 50s के पहले की भी बात कर लें तो हमारी जो मेजर पॉपुलेशन होती थी वो विलेज एरिया में रहती थी, टाउन्स इतने डेवलप नहीं थे। फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनने लगी, नए नए टाउन्स बन गए, लोग विलेज से आके शहरों में रहने लग गए। पर कल्चर में सिमिलैरिटीज़ आज भी देखने को मिलती हैं, तो ऐसा ही उस टाइम में भी हुआ होगा। अब हम एक्सटेंट की बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो अगर मैं पूरे एरिया की बात करूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो वो ट्रायंगुलर शेप का है। वो लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर में फैला हुआ है। तो अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, भले वो मेसोपोटामियन हो, इजिप्शियन हो या चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन हो, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इस सब में सबसे बड़ी थी, उसका एरिया सबसे बड़ा था। अगर मैं उसके एक्सटेंट की बात करूँ तो बेटा बलूचिस्तान, जो आज का बलूचिस्तान है, जो अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ना। बलूचिस्तान के सुख्ता गेंदौर से लेकर के वेस्ट में, मतलब वेस्ट में ये सुख्ता गेंदौर कहाँ है, बलूचिस्तान में, से लेके आलमगीरपुर वेस्टर्न यूपी तक है। ठीक हुई बात। फिर ईस्ट में अगर हम देखें तो मंडा मतलब जम्मू से तक से लेकर के नर्मदा की एस्टुरी भरतनी भक्तरव तक है। कहाँ तक है, भक्तरव तक है। फिर से सुनो ध्यान से, बलूचिस्तान के सुख्ता गेंदौर से लेकर के यूपी के आलमगीरपुर तक, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर नर्मदा की एस्टुरी तक, इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। टोटल एरिया कितना था, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या लिखा है बेटा, भगत्रव। अच्छा, जो हड़प्पन कल्चर था वो पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान तक फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक है। ठीक हुई बात। फिर जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो जो मेजर सेंटर्स थे सिविलाइजेशन के, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नहुदड़ो, सुख्ता गेंदौर, ये अब कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था ना 1947 तक। पर बाद में जब इंडिया पाकिस्तान डिवीजन हो गया तो मेजर सेंटर्स हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नहुदड़ो, सुख्ता गेंदौर, ये सब पाकिस्तान चले गए। कुछ जो सेंटर्स थे इस सिविलाइजेशन के, जैसे मांडा, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, रूपर, रंगपुर, ये इंडिया में रह गए। अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो और ज़्यादा एक्सटेंशन हमको इस सिविलाइजेशन का देखने को मिला है गुजरात में, पंजाब में। ठीक है बात। धोलावीरा गुजरात में मोस्ट प्रोमिनेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो लार्जेस्ट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल ही है। ठीक है बात, जिसमें से कि लोथल हमारे पास है ना, कालीबंगा हमारे पास है, पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान।
अब हम अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे, हड़प्पन सिटी की बात करेंगे। टू मोस्ट प्रोमिनेंट हड़प्पन सिटीज़ थी, एक थी हड़प्पा, ठीक है, और दूसरी है मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो बोलते हैं उसको, है ना बेटा। तो हड़प्पा कहाँ पर है? मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। एंड जो मोहनजोदड़ो है या मोहनजोदारो है वो है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो एक पंजाब में है, एक सिंध में है, दोनों ही है पाकिस्तान में है। ये जो दो सिटीज़ हैं ये जुड़ती है रिवर इंडस से, इसीलिए इनका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रखा गया था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरी सिटी जब मिली जिसे हम चंद हुदड़ो कहते हैं, वो लगभग 130 किलोमीटर साउथ में है किसके? मोहनजोदड़ो के। फोर्थ सिटी मिली हमें लोथल, जो कहाँ पर है? गुजरात में है, एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कॉम्बे। फिफ्थ सिटी मिली हमें कालीबंगा, जो नदर्न राजस्थान में है। सिक्स्थ मिली बनावली, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। फिर से एक बार देखो पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, दो हो गई। तीसरी आपको याद रखनी चाहिए चन्न हुदड़ो, चौथी है लोथल, पांचवी है कालीबंगा, छठी है बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ पर है बेटा? हरियाणा। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। चंद हुदड़ो कहाँ पर है? तो आप बोल सकते हो पाकिस्तान, है ना। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हमारा हड़प्पा पाकिस्तान। बाकी लोथल कालीबंगा, बनावली, ये सब कहाँ पर है? धोलावीरा, इंडिया में। अब बेटा अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो ये सिर्फ हमें मैच्योर फेस में, फ्लरिशिंग स्टेज में सिर्फ ये 6 सिटीज़ में ही नहीं मिला, जबकि के सुक्ता गेंदौर, सुरको ताड़ा में भी मिला है। यहाँ पर भी सिटाडल है, ठीक है। सिटाडल हम लोगों ने पढ़ा था, सिटी का वो पार्ट जो थोड़ा सा हायर एंड पे बनाया जाता है, ऊंचाई पर बनाया जाता है। बाद में अगर हम लेटर हड़प्पन फेज़ की बात करें तो वो हमने कहाँ पर डिस्कवर किया है? रंगपुर इन काठियावाड़, गुजरात। और ये और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में कि भाई मोहनजोदड़ो को या मोहनजोदारो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? तो कब बेटा? 1980s में, 1980 में। 1980s मत लिख देना, 1980, 1980 में, अकेले 1980 में, ठीक है बात। 1980 में हमारा जो मोहनजोदारो था वो क्या बन गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, ठीक है बात। तो हड़प्पन की जो अर्बन प्लानिंग थी उसके जो मोस्ट स्ट्राइकिंग, मोस्ट यूनिक फीचर्स थे वो क्या थे? अब हम वो देखेंगे। तो बेटा इंडस की जो सिटीज़ थी वो सुमेरियन सिटीज़ से बिल्कुल अलग थी। अब सुमेरियन सिटीज़ कहाँ पर थी? तो ये थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पर थी? आज मॉडर्न डे में जहाँ पर इराक है वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। दो नदियों के बीच में थी, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। तो सुमेरियन सिटीज़ कहाँ पर थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज कौन सा एरिया है? तो मॉडर्न इराक वाला एरिया है। जो सुमेरियन सिटीज़ थी वो टेम्पल्स के आसपास डेवलप हुई और सर्कुलर पैटर्न में डेवलप हुई, जबकि कि जो हमारा इंडस सिटीज़ थी वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती हैं। दिस इज इंडिकेटेड बाय रेगुलरिटी ऑफ डिवीजन, द अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रीट, प्लानिंग ऑफ द हाउस, पब्लिक बिल्डिंग, है ना। तो भाई हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें प्रॉपर डिवीजन से अलाइनमेंट बहुत अच्छा था स्ट्रीट्स का। सारी गलियां, मतलब सारे जो रोड्स थे एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे। घरों को प्लान करके बनाया गया था, पब्लिक बिल्डिंग्स प्लान करके बनाई गई थी विद द प्रोविजन ऑफ थोरोफेयर। थोरोफेयर मतलब मेन रास्ता आने जाने का, कहाँ से निकलेगा, कैसे जो स्ट्रीट होंगी वो मेन रोड से जुड़ेंगी। इस प्रोविज़न के साथ हमने बनाई थी पूरी सिटी को। तो ना ही तो हम सर्कुलर थे जैसे कि सुमेरियन सिटीज़ थी, प्रॉपर प्लान्ड वे में थे, हमारी स्ट्रीट्स प्रॉपर 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग इस तरीके से बनाई जाती थी कि थॉरोफेयर के लिए प्रोविज़न, मतलब मेन रोड के आने जाने का प्रॉपर अरेंजमेंट रहा होगा, उसके बाद फिर बिल्डिंग बनाई होगी। अब बेटा हम पढ़ेंगे कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं
हमारी टाउन प्लानिंग की तो पहली थी कि हर सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक रेस्ड एरिया हुआ करता था जिसे हम सिटाडेल कहते थे और दूसरा होता था लोअर टाउन। जो सिटाडेल होता था उसको उसकी हाइट देने के लिए मड ब्रिक का पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। फिर लोअर टाउन से सेपरेट करने के लिए एक वॉल बीच में बना दी जाती थी। ठीक हुई बात, मतलब एक रेस्ड एरिया होगा, एक लोअर टाउन होगा और रेस्ड एरिया जिसे हम सिटाडेल कह रहे हैं लोअर टाउन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या बना दी जाती थी, एक वॉल। ठीक हुई बात। जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, ये सारी की सारी सिटाडेल में होती थी। और जो लोअर टाउन होता था वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग से भरा था, मतलब वहाँ पर सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनी थी जहाँ पर लोग रहते थे, काम करते थे। जो मेन स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। जितनी भी मेन स्ट्रीट थी वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी, या तो वो इस तरीके से थी। ठीक हुई बात, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। जो हाउसेस होते थे एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वर राउंडेड। बेटा हम लोग आज घर बनाते टाइम इतनी मूर्खता करते हैं कि अगर वो कोई चौराहे से भी घर जा रहा होगा या घर बना होगा चौराहे पे तो भी उसको इस तरीके से बना देंगे, पर उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। जैसे कि आपको यहाँ से ऐसे टर्न लेना है तो इस बिल्डिंग को वो इस तरीके से राउंडेड बना देते थे जिससे कार्ट्स वगैरह जो हों, बड़ी गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, वो ईजिली मुड़ जाए। आई बात समझ में? तो जो स्ट्रीट कॉर्नर पे घर हुआ करते थे उन्हें राउंडेड बना दिया जाता था। सोचो किस हद तक सोचते थे। हाउस के जो ड्रेन थे वो एम्प्टी होते थे, खाली होते थे। उनका जो वेस्ट वाटर है वो स्ट्रीट ड्रेन में चला जाता था। सपोज़ करो यहाँ पर एक घर है, इस घर का ये मतलब ड्रेन रहा, इस घर का ये ड्रेन रहा और ये दोनों ही खाली होंगे स्ट्रीट के ड्रेन में। ठीक हुई बात। और स्ट्रीट का जो ड्रेन होगा वो मेन ड्रेन से मिल जाएगा और मेन ड्रेन में, स्ट्रीट ड्रेन में होते थे इंस्पेक्शन होल। इंस्पेक्शन होल क्यों होते थे? अगर कोई कचरा वगैरह फंस जाए तो यहाँ से उस कचरे को साफ किया जा सके। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो स्ट्रीट होती थी वो मेन रोड को क्रॉस करती थी राइट एंगल पे एंड डिवाइडेड द सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। पूरी सिटी या तो स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड थी या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवाइड थी। जो स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करती थी वो 90 डिग्री पर ही करती थी। बहुत प्लानिंग थी बाबा। हाउसेस की अगर हम बात करें तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी वो थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती थी, हाई माउंट पे बनाई जाती थी जिससे कि फ्लड से अपने आप को बचाया जा सके। देयर फाउंडेशंस वर डीप, और उनका फाउंडेशन जो होता था बहुत ज़्यादा डीप होता था। देखो स्टार्टिंग में जितनी भी सिविलाइजेशन है, हमने 4 सिविलाइजेशन का नाम पढ़ा, चाइनीज़, इजिप्शियन, है ना? फिर इंडस या हड़प्पन या मेसोपोटामियन। बेटा ये नदियों के किनारे थी, अब नदी है, रिवर है तो उसमें बाढ़ आएगी। तो इस तरीके से ये लोग टाउन प्लानिंग करते थे कि बाढ़ से अपने आप को, मतलब फ्लड से अपने आप को बचा सकें। There were variation in sizes of house from single room tenements to bigger houses with country yard। कुछ छोटे घर भी थे, कुछ बड़े घर भी थे, कुछ तो घर इतने बड़े थे जिनमें 12 रूम्स भी हमको देखने को मिले। घर में प्राइवेट बेल्ट्स और टॉयलेट्स होती थी। देखो आज तक हम लोग टॉयलेट्स के लिए एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं कि घरों में टॉयलेट्स होनी चाहिए। मतलब आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हमको इस बात के लिए एडवर्टीज़मेंट करना पड़ रहा है कि टॉयलेट होनी चाहिए। तो सोचो हम कितना पीछे हैं उस सिविलाइजेशन में से जो आज से 4000 5000 साल पहले भी ये बात करती थी कि भाई हर घर में टॉयलेट हो। उनके घरों में टॉयलेट हुआ करता था, हर घर में एक कुआँ, वेल, मतलब जिससे पानी निकालते हैं वो हुआ करता था। ईच हाउस हैड कवर्ड ड्रेन्स, हर घर में जो ड्रेन होता था वो कवर्ड होता था और वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था। आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में, स्मॉल सिटीज़ में, कुछ बिग सिटीज़ में आप देखोगे तो ओपन ड्रेन्स होते हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं ओपन होते हैं। कोई गिर जाए तो इतने गहरे वो होते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाए, है ना? पर वो भी कवर्ड नहीं है। पर उस टाइम में इन लोगों के जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड होते थे। जो एंट्रेंस होती थी हाउस की, the entrance of the house were from the narrow lanes which cut the street at right angle। घर की जो शुरुआत होती थी, मतलब शुरुआत क्या, मतलब घर में जाने का जो रास्ता होता था वो नैरो लेन से होके गुजरता था और ये जो नैरो लेन होती थी ये स्ट्रीट को राइट एंगल में ही कट करती थी। किचन जो था वो शेल्टर्ड कॉर्नर में था
एट द कंट्री यार्ड बाहर किचन हुआ करते थे। ग्राउंड फ्लोर पर कंटेन्ड स्टोर रूम्स, वेल चैम्बर्स। तो जो किचन हुआ करता था वो तो कंट्री यार्ड में हुआ करता था, आंगन में हुआ करता था। जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें स्टोर रूम और वेल चैम्बर्स मतलब कुएं के जो चैम्बर होते थे वो होते थे। हर घर बना होता था ब्रिक मतलब ईंट और लकड़ी से। हर घर में दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी, वेंटिलेटर्स भी होते थे। डोर और विंडोज़ ओपन्ड होते थे ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, नॉट ऑन द मेन रोड। जो गलियाँ होती थी उस पे दरवाजे खुलते थे, मेन रोड पे कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था। मतलब इस तरीके से बनाया जाता था घरों को। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन है हड़प्पन्स का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, वो आपको इन पब्लिक बिल्डिंग्स को पढ़ने के बाद पता चलता है। ग्रेट बात जिसको हम पहले पढ़ ही चुके हैं सोर्स में। दूसरा है ग्रीनरीज। तो ग्रीनरीज जो थी वो हमें बहुत सारी जगहों पे मिली है। मोहनजोदारो में मिली है, हड़प्पा में मिली है, लोथल में मिली है, कालीबंगा में मिली है। ठीक है। हाउएवर एट हड़प्पा, हड़प्पा में कुछ जो ग्रीनरीज मिली हैं वो 2 रोज़ में मिली हैं। कितनी हैं? 6 ग्रीनरीज हैं। वर 2 रोज़ ऑफ 6 ग्रीनरीज ईच। 2 रो मिली हैं, 2 रो में कितनी ग्रीनरी है? 6 ग्रीनरी। ठीक हुई बात? ये तो मैंने 4 ही बनाई, 5 और 6। तो हड़प्पा में हमें कितनी रोज़ मिली है? 2 रोज़ मिली है। हर रो में कितनी ग्रीनरी है? 6। ठीक है बात। टू द साउथ ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी के बाद वर्किंग फ्लोर है जहाँ पर रोज़ में सर्कुलर ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर थ्रेसिंग की जाती होगी ग्रेन की। ठीक है, क्योंकि ये लोग व्हीट और बार्ले उगाना सीख गए थे। ठीक है, और व्हीट एंड बार्ले उगाना सीख गए थे तो जिस रूम में ये थ्रेशिंग का काम करते थे वहाँ पर सिवाइसिस का मतलब होता है जैसे हमने ये टाइल्स लगाई और टाइल्स लगाते टाइम ये यहाँ पर दरारें जो रह जाती हैं, ये जो फ्लोर बनाते टाइम, पत्थर लगाते टाइम जो दरारें रह जाती हैं उन्हें सिवाइसिस कहते हैं, क्रीविसेस कहते हैं। उन क्रीविसेस में अनाज मिला है, मतलब गेहूँ मिला है, बार्ले मिला है, जौ और गेहूँ मिला है। 2 रूम्ड बैराक्स मिले हैं, है ना? जिनको हो सकता है लेबर को रखने के लिए यूज़ किया जाता हो। जो लोकेशन है हड़प्पा की वो रिवर रवि के पास में है। इसका मतलब है कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो बोट से यहाँ ले जाए और लाए जाते होंगे, यहाँ से ले जाते भी होंगे रोड से और लाते भी होंगे। ये रेस प्लेटफॉर्म पे बना है जिससे कि अ, यहाँ पर फ्लड से इसको बचाया जा सके। जो लोकेशन है हड़प्पा की वो रवि रिवर के किनारे पर है। ये सजेस्ट करता है कि जो फूड ग्रेन्स है यहाँ पर लाए जाते होंगे किससे? बोट से, नाव से। ये रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ मतलब उठे हुए जगह पे बना हुआ है जिससे कि बाढ़ का इफ़ेक्ट इसके ऊपर ना आए। जो ग्रीनरी और जो वेंटिलेशन है वो इसलिए बनाए गए हैं कि मालदीव से मतलब सड़ने से हम अनाज को बचाया जा सके। उसमें फंगस वगैरह ना लगे, फफूंदी ना लगे, मालदीव ना हो। अब हम ट्रेड की बात करेंगे तो ये जो इतना बड़ा सोशल स्ट्रक्चर है, जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उस टाइम में, है ना? जैसा हमने देखा कि वहाँ पर ग्रेनरीज भी थी, बहुत सारी सील मिली हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली है ना? प्रॉपरली रेगुलेटेड वेट और मेजरमेंट सिस्टम मिले हैं इतने बड़े एरिया में। तो ऐसा माना जाता है कि बेटा इन लोगों का जो सिस्टम होगा ट्रेड का बहुत ही एलॉबरेट होगा, बहुत ही बड़े स्केल पे ये व्यापार करते होंगे। यहाँ पर हमें एबंडेंट एविडेंस मिले हैं कि जो हड़प्पन्स हैं वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट के साथ तो ट्रेड करते ही थे, साथ ही साथ वो एशिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करते थे। अब अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें तो जो हड़प्पन्स थे वो ट्रेड करते थे स्टोन में, मेटल में, शेल में। विद इन द इंडस सिविलाइजेशन जोन जो आसपास का एरिया था इंडस रिवर के, उसमें ये लोग स्टोन में, मेटल में, शेल में तो ट्रेड करते थे। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स जो थे जो इन सारे एरियाज़ में मिलते थे इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेड। इससे पता चलता है कि भाई ये लोग ट्रेड करते होंगे तभी तो ये वाली चीज़ वहाँ पर, वाली चीज़ यहाँ पर मिल रही है। दे हाउएवर डिड नॉट यूज़ मेटल मनी। ये लोग मेटल मनी का यूज़ नहीं करते थे पर बार्टर एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करते थे। बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा? चीज़ों के बदले में चीज़ों को लेना बार्टर एक्सचेंज कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विथ थिंग्स इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज।
मेरे पास गेहूँ है, आपके पास चावल है, अगर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसे कौन सा एक्सचेंज कहेंगे? बार्टर एक्सचेंज। सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थी मेटलर्जी के लिए। मेटलर्जी मतलब मेटल का जो साइंस होता है, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिला के तीसरा मेटल बनाना, इसे क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो यहाँ पर टूल्स, वेपन्स बनाए जाते थे, किचन वेयर बनाए जाते थे, ठीक है? एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर। अब बेटा जो राइस था उसे इम्पोर्ट किया जाता था पंजाब और गुजरात में। जो लोथल और सुरकोताड़ा था वो कॉटन प्रोवाइड करता था, जिससे टाउनशिप जो मोहनजोदड़ो की थी और बढ़ती जा रही थी। हड़प्पा, बनावली एक्सेट्रा। हड़प्पा, बनावली और मोहनजोदड़ो को कॉटन के कौन दे रहा था? लोथल और सुरकोताड़ा। पंजाब और गुजरात में राइस मंगवाया जाता था। बालाकोट और चन्नहुदड़ो यहाँ पर बैंगल बहुत अच्छे बनाए जाते थे। लोथल और चन्नहुदड़ो में बीड्स का प्रोडक्शन भी, मोती भी बनाए जाते थे। एक्सटर्नल ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल ट्रेड के अलावा हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। हमारे कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स थे हमारे वेस्टर्न नीबर्स के साथ। लोथल, सुरकोताड़ा और जो बालाकोट थे ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स थे, जिनके थ्रू हम मेसोपोटामियन और वे स्टेशन साइट्स पर ट्रेड करते थे, ठीक है? तो हमारे इंडिया के कौन से सेंटर्स थे जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेमस थे? लोथल, सुरकोताड़ा और बालाकोट। They had also set up trading colony in northern Afghanistan, which facilitated trade with Central Asia। और सेंट्रल एशिया से ट्रेड हमारा बना रहे इसीलिए हमने हमारी एक ट्रेडिंग कॉलोनी खोली थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान। अच्छा, एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट सुनना, जो मेसोपोटामियन के रिकॉर्ड मिले हैं हमें 2350 BC के, वो बताते हैं कि इन लोगों के मेसोपोटामियन के ट्रेड रिलेशनशिप थे किसके? मेलुआ के साथ। मेलुआ एंशिएंट नेम है जो किसको दिया हुआ था? इंडस रीजन को दिया गया था। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं वो ये बताती हैं कि 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस हुआ करते थे, दिलमून और मकान, ठीक है? विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुआ। मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस थे, दिलमुन और मकान, मक्कन। अब दिलमून को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ बहरैन, जो पर्शियन गल्फ में है। पॉसिबली जो ट्रेड होगा इन कंट्रीज़ के साथ वो सी के थ्रू ही हुआ होता होगा। मेसोपोटामिया की टेक्स्ट मेलुआ किसको बोलती हैं? लैंड ऑफ सी फेयरर्स, ठीक है? जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं उन बुक्स को जब हम पढ़ते हैं, उनकी लिखावट को जब हम पढ़ते हैं तो मेलुआ किसको बोलते हैं बेटा? लैंड ऑफ सी फेयरर्स को बोलते हैं। Besides, the depiction of ships and boats on seal also indicates this। अब ये लोग सी के थ्रू ही ट्रेड करते होंगे, ऐसा हमें 2 जगह से मिलता है। एक तो मेसोपोटामियन की जो टेक्स्ट है वो बोलती है कि जो मेलुआ है वो लैंड ऑफ सी फेयरर्स थी। फिर दूसरा अगर इनकी सील्स को हम देखें तो उस पर बोट्स बनी हुई हैं, शिप्स बनी हुई हैं। जो हड़प्पन मर्चेंट्स थे वो क्या एक्सपोर्ट करते थे बेटा और क्या इंपोर्ट करते थे, वो अब हम देखेंगे। तो देखो, जो गोल्ड था, गोल्ड वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका एंड अफ़गानिस्तान। गोल्ड को इम्पोर्ट किया जाता था कहाँ कहाँ से? कर्नाटका से और अफ़गानिस्तान से। कॉपर राजस्थान से, साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान से, अरेबिया से। लेड लेके आते थे ईस्ट और साउथ इंडिया से। अब हम वेट्स और मेजर्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टोन्स वेट्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सकवेशंस। जो हड़प्पन लोग थे वो क्यूबिकल स्टोन वेट्स का यूज़ करते थे। जो बेसिक यूनिट होती थी वो 16 होती थी, इक्वल टू मॉडर्न 14 ग्राम, ठीक है? जो बेसिक यूनिट थी वो 16 थी, जो कि 14 ग्राम के बराबर थी। इसके बराबर इसके बाद इससे बड़े बड़े वेट्स भी आते थे जो 16 के मल्टीपल होते थे, है ना? 16, 32, 48, 64, 128 एंड सो ऑन। स्मॉलर वन जो होते थे वो 16 के फ्रैक्शन होते थे। चलो, अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हमें शिप्स के सील्स के ऊपर मिले हैं, भले वो हड़प्पा की सील हो या मोहनजोदारो की सील हो। एक टेराकोटा का मॉडल भी मिला है शिप का, कहाँ से? लोथल से। तो इस सबसे पता चलता है कि हम शिप का यूज़ तो भैया करते थे। बोट से सामान यहाँ ले जाया जाता था, सिटी सेंटर तक रॉ मटेरियल ले जाया जाता था, फिर वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट लाया जाता था। अगर हम इनलैंड ट्रेवल की बात करें तो हमें इनफ एविडेंसेस मिले हैं
मतलब टेराकोटा के मॉडल मिले हैं बुलक कार्ट्स के। कॉपर और ब्रॉन्ज के मॉडल भी मिले हैं कार्ट्स के, जहाँ पर एक आदमी बैठा है ड्राइवर की तरह। ठीक है, मतलब ड्राइवर सीट वाला कॉपर और ब्रॉन्ज मॉडल भी मिला है। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा और चंदहुदड़ो से। कार्ड्स का यूज़ उन दिनों में होता था जो आज मॉडर्न इक्का की तरह दिखते हैं, मतलब हॉर्स कार्ड, आज की जो घोड़ा गाड़ी है उस तरीके के उस टाइम में कार्ड्स हुआ करते थे। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. Part 3 में हम आर्ट एंड क्राफ्ट को डिस्कस करेंगे।